कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, 4 साल पहले, जी हाँ 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर बदल दिया जाता है। कैसे? एक एक्ट लाया जाता है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जब ये एक्ट लाया जाता है, जे के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो इस एक्ट से क्या होता है? यही वो एक्ट है जिसने J&K स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया। यही वो एक्ट है जिसने आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया। यही वो एक्ट है जिसने आर्टिकल 35A को स्क्रैप किया। अब ये आर्टिकल 370 क्या है? ये आर्टिकल 35 क्या क्या था? सब कुछ हम जान लेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए एट द एंड तक। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझाऊंगा, चाहे वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, इस टॉपिक को अच्छे अच्छे से जानने के लिए हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है ना? देखिए दोस्तों, जी हाँ, हम बात करेंगे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, लेकिन पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। देखो होता क्या है, 1947 में 26 अक्टूबर 1947 में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लाया जाता है महाराजा हरि सिंह और इंडिया के बीच में। यानी इंडिया और महाराजा हरि सिंह एक एग्रीमेंट साइन करता है। देखो होता क्या है, 1947 में जब इंडिया आजाद होता है, ठीक है ना, फिर क्या होता है, जो J&K की अगर हम बात करेंगे, J&K जो होता है वो प्रिंसली स्टेट में आता है। अब इंडिया क्या करता है, इंडिया एक एग्रीमेंट करता है किसके साथ? जो उस वक्त रूलर थे J&K के, यानी महाराजा हरि सिंह, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है। उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है ना? अब ये जो एग्रीमेंट है, ये किस किस के बीच में? महाराजा हरि सिंह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, ठीक है ना? यहां तो आपने समझा। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है कौन सा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसमें तीन चीजें रखी जाती है, क्या क्या? एक एक्सटर्नल अफेयर्स, क्या क्या? एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक, साथ ही साथ डिफेंस, साथ ही साथ कम्युनिकेशन। यानी ये जो तीन चीजें, क्या क्या? एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। इस एग्रीमेंट के जरिए इंडिया जो है, इंडिया कंट्रोल कर सकता है इन तीन चीजों पे। यानी अगर लॉ बनाना होगा एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस या कम्युनिकेशन, वो कौन बनाएगा? वो इंडिया बनाएगा। अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा, वो कौन लेगा? वो इंडिया लेगा। ये किस एग्रीमेंट के तहत? ये एग्रीमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत, जो महाराजा हरि सिंह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो है साइन किया जाता है। कब? 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है? मुझे क्या समझाना है? मुझे समझाना है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। लेकिन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आप ऐसे नहीं समझोगे, आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझना होगा, ठीक है ना? अब जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, अब इंडिया 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 के पास तीन ऐसे चीज है जहां पे इंडिया कंट्रोल कर सकता है: एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। अब यही वो दिन है जब इंडिया की आर्मी कहाँ आती है? J&K स्टेट में। यानी कि उस वक्त तो J&K अलग एक स्टेट था, आती है कहाँ पे? J&K। एज पर व्हाट एग्रीमेंट? एज पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है ना? ये तो आपने जान लिया। फिर बात करते हैं 1949 की। यानी 1947 में आपने समझा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कैसे साइन हुआ इंडिया और J&K के बीच में। देखिए दोस्तों, 1949 की अगर हम बात करेंगे, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। अभी अभी वो कैम इनटू इफेक्ट नहीं आया, यानी अभी एप्लीकेबल टू इंडिया पे नहीं हुआ। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। लेकिन जब 1940 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है, इसमें क्या किया जाता है? इस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 को ऐड किया जाता है एज टेम्पररी प्रोविजन। क्या? एज टेम्पररी प्रोविजन। कब? 1949। अगर क्वेश्चन कल आएगा कि 370 जो है, ये कब इनकॉर्पोरेट किया, ये कब ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? ये 1949 को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इनकॉर्पोरेट किया 1949 में। किस में? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है ना? यहां तक तो आपने समझा, यहां तक तो आपने जाना। अब क्या होता है? अब 1950 की बात करेंगे। 1950 में क्या होता है? 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या होता है? कैम इनटू इफेक्ट। यानी अब ये
इन फोर्स आता है, ठीक है ना। ये अब अप्लाई होता है किस पे, पूरे इंडिया पे। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें दो पार्ट जे के लिए, यानी दो पार्ट्स ऐसे होते हैं वो जे के लिए रखे जाते हैं। पार्ट वन में जो है जे को डिक्लेयर किया जाता है एज स्टेट ऑफ इंडिया, एज स्टेट ऑफ इंडिया, किसमें, पार्ट वन में। और पार्ट टू में, पार्ट 21 एग्जैक्ट, पार्ट 21 में 370 को रखा जाता है एज टेम्परेरी प्रोविजन। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू इफेक्ट आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अप्लाई किया पूरे इंडिया पे, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है एनेक्ट किया गया, तो उसमें क्या किया गया, उसमें दो चीजें देखने को मिली। क्या क्या, पार्ट वन जो है, पार्ट वन में जे को डिक्लेयर किया एज अ स्टेट ऑफ इंडिया, और पार्ट 21 में क्या रखा गया, आर्टिकल 370 को रखा गया एज टेम्पररी प्रोविजन। मगर मुझे आप एक बात बोलिए, आर्टिकल 370 ऑलरेडी जो है ऐड कब किया गया था, 1949 में, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे जाते हैं, आगे जाते और चीजों को अच्छे से समझते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम सब समझेंगे, सब हमें अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखो 1954 में क्या होता है, 1954 में फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है लाया जाता है। अब 1954 में क्या है, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या किया जाता है, लाया जाता है। अब प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त, प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या करते हैं, वो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाते हैं। अब ये फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये ऑर्डर, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जे एंड के ऑर्डर 1954, ठीक है ना। क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जे एंड के ऑर्डर 1954, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लाता है। क्यों क्यों ये लाया जाता है, क्यों ये लाया जाता है, ये इसलिए लाया जाता है क्योंकि इसमें इस फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में क्या किया जाता है, इस फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में आर्टिकल 35A को ऐड किया जाता है। अब मुझे आप बोलिए आर्टिकल 370 कब ऐड किया गया, आर्टिकल 370 1940 में ऐड किया गया। अब 35 को कब ऐड किया गया, आर्टिकल 35 को ऐड किया गया 1954 में, जब फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जो क्या मैंने अभी बोला, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जे एंड के ऑर्डर 1954 लाया जाता है, उसमें आर्टिकल 35 को ऐड किया जाता है। आर्टिकल 35 में क्या किए जाते हैं, स्पेशल राइट्स एंड स्पेशल प्रिविलेजेस रखे जाते हैं फॉर किसके लिए, जे एंड के लिए। देखो यहां पे महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंटल एक्सेशन साइन किया। अब तीन चीज पे इंडिया का कंट्रोल रहेगा, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने कहा कि मैं ये साइन करूंगा, लेकिन जे के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस, कुछ स्पेशल राइट्स रखी जाए तब मैं ये साइन करूंगा। वही होता है 370 को कब इनकॉर्पोरेट किया जाता है, 1949 में। अब 1954 में क्या किया जाता है, आर्टिकल 35 को ऐड किया जाता है, ठीक है, गॉट इट। यहां तक तो आ गया समझ, यहां तक तो आ गया समझ। आगे जाते हैं, अब क्या होता है, अब हम देखेंगे 1956 की बात। 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के वजूद में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के कैम इनटू फोर्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आता है, 1950 में। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के कब आता है, 1956 में। कब आता है, 1956 में। अब देखो यहां तो आर्टिकल 350A को ऐड किया, यहां तो आर्टिकल 370 को ऐड किया। अब आर्टिकल 370 और 350 जो है, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे गए, इसमें कुछ स्पेशल राइट्स रखे गए। अब स्पेशल प्रोविजन जब रखे गए, इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के वजूद में आया। अब वो क्या है वो मैं आगे समझाऊंगा, आर्टिकल 370 में क्या आता है, आर्टिकल 335 में क्या आता है, वो मैं अलग से समझाऊंगा आगे। लेकिन थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1990 में AFSPA लाया जाता है, यानी आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। क्या लाया जाता है, आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जो है लाया जाता है 1990 में। कहां पे, जे में। अब ये आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट कब लाया गया, पहले ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इसने लागू किया था किस पे, इंडिया पे 1942 में। कब,
1942 में। देखो, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में सबसे मास मूवमेंट जो रही है वो रही है कौन सी? क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब? 1942 में। अब क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने कौन सा एक्ट लाया? अफसफान लाया, यानी आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। किनको? इंडिया के जो लोग हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। अब देखो 1990 में बिल्कुल 1990 में बिल्कुल कौन कर रहा है? अभी 1990 में बिल्कुल अब इंडिया क्या कर रहा है? ये ना आर्मड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट इंडिया गवर्नमेंट ला रही है। क्यों? क्योंकि जे जो था, जे एक क्या बन रहा था? एक डिस्टर्ब्ड एरिया बन रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलिटेंसी एट पीक हुई थी। अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लाया जाता है? आर्मड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट लाया जाता है। देखो, ये आर्मड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, ये क्या एक्ट है? ये एक्ट वो एक्ट है जहां पे आर्मड फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाती है। क्यों? क्या पावर? फॉर एग्जांपल, अगर 5% से ज्यादा लोग आपस में गैदरिंग कर रहे होंगे तो इस एक्ट के जरिए वो जो गैदरिंग है उसको कम किया जाता है। उनको क्या किया जाता है? उनको विदाउट 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 अगर हम देखेंगे किसी के पूछने के बगैर इनको क्या किया जाएगा? इनको जेल में बंद किया जाएगा। अब यही वो आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है जिससे किसी को भी अब यही वो आर्मर्ड स्पेशल फोर्स एक्ट है जैसे इंडियन आर्मी को पावर्स दी जाती है कि वो किसी के ऊपर भी गोली भी लगा सकते हैं, यानी फायर भी खोल सकते हैं। अगर इनको लगा कुछ सस्पिशियस है तो वो फायर भी खोल सकते हैं। अब क्या होता है? आगे जाएंगे देखो होता क्या है। अब 2015 की बात करते हैं। 2015 में क्या होता है? 2015 में बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट आती है, यानी गवर्नमेंट जो होती है यहाँ पे जे की बात अगर हम करेंगे तो बीजेपी और पीडीपी जो है आपस में क्या करते हैं? आपस में गवर्नमेंट बनाते हैं। और चीफ मिनिस्टर किसको बनाया जाता है? महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। कब? 2015 में। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद 2018 में जो जो गवर्नमेंट थी किसकी? बीजेपी की और किसकी थी? और पीडीपी की। इसमें दरार आती है। क्या दरार आती है? इसमें दरार ये आती है कि जो ये एलायंस थी, जो ये गवर्नमेंट थी किनके बीच में? बीजेपी और पीडी के बीच में। उसमें क्या किया जाता है? हाँ, जो ये अलायंस थी किसके? बीजेपी और किसके बीच में? पीडीपी के बीच में। अब बीजेपी पीछे हट जाता है, ठीक है ना। अब बीजेपी ने जब पीछे हटा तो गवर्नमेंट क्या हुई? गवर्नमेंट तो रही ही नहीं जे में। फिर क्या हुआ? गवर्नर रूल जो है वो इम्पोज किया गया एज पर आर्टिकल 92 ऑफ जे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। अब जे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जे का कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना था, उस जे के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसके आर्टिकल 92 के हिसाब से क्या किया जाता है? जे में गवर्नेंस रूल जो है वो इम्पोज किया जाता है, ठीक है ना। अब 6 महीने तक जे जो है गवर्नेंस रूल रहता है कहाँ पे? जे में। फिर क्या होता है? दिसंबर 2018 में, बिल्कुल दिसंबर 2018 में क्या होता है? प्रेसिडेंस रूल होता है कहाँ पे? जे में, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है? बीजेपी जो है बीजेपी जीतता है। बीजेपी सेंट्रल में जीता है, यानी बीजेपी गवर्नमेंट बनाता है कहाँ पे? सेंटर में। रीजन क्या था? रीजन यही था कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था वो स्क्रैपिंग ऑफ 370 था और आर्टिकल 335A था और भी बहुत कुछ था, लेकिन ये जो थे ये मैनिफेस्टो में आता था, ठीक है ना। अब यहाँ तो आपने जान लिया कि क्या हुआ। अब हम आगे हम अच्छी चीजों को समझ लेते हैं। देखो अब थोड़ा सा आर्टिकल 370 और 35A के बीच में क्या है, क्या डिफरेंस है, इसको अच्छे से हम जानते हैं। देखो आर्टिकल 370 की बात करेंगे। आर्टिकल 370 आपने अभी पढ़ा 1949 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया।
ठीक है ना। आर्टिकल 35A को कब लाया गया? आर्टिकल 35A को पहली बार जब फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लाया, तब आर्टिकल 35A को लाया गया। अब आर्टिकल 370 क्या है? आर्टिकल 370 जो है ये पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, लेकिन आर्टिकल 35A क्या पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे ना जेके रिऑर्गेनाइजेशन पहले, तो वहां पे आप आर्टिकल 35A को नहीं देखोगे। फिर किसको देखोगे? आर्टिकल 370 को देखोगे। तो ये आर्टिकल 35A कहां पे है? ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के में। कहां पे है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के। ठीक है ना, गॉट इट। अब जो आर्टिकल 370 है ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे स्पेशल स्टेटस मिलता है। इसे स्पेशल स्टेटस मिलता है किसको? जे.एंड.के में। कैसे स्पेशल स्टेटस? कौन सा स्पेशल स्टेटस? इसे ये स्पेशल स्टेटस मिलता है कि जो जो लॉज जो है अलग लॉज बनाई जाएंगे किसके लिए? जे.एंड.के स्टेट के लिए। यानी जे.एंड.के स्टेट्स के लिए अलग लॉज बनाए जाते हैं। जैसे हमें पहले था जे के रिऑर्गेनाइजेशन से पहले था यहाँ पे रणवीर पैनल कोड, यहाँ पे पहले अपना आरटीआई एक्ट था। अब आज जो आरटीआई एक्ट है वो है सेंटर का, लेकिन पहले किन का था? पहले जे.एंड.के का अपना आरटीआई एक्ट था। वो हम अभी बाद में देखेंगे कितने लॉ चेंज किए गए, कितने एक्ट्स रखे गए। लेकिन कहने का मतलब क्या है? स्पेशल स्टेटस था। स्पेशल स्टेटस क्या था? स्पेशल स्टेटस था यही कि जे.एंड.के का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, और जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करता था? अपना एक्ट जो है लाता था। किसके थ्रू? जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है ना। और साथ ही साथ लेकिन ये जो आर्टिकल 370 था ये एक टेम्पररी प्रोविजन था। इसमें ये मेंशन किया गया पार्ट 21 में कि आर्टिकल 370 जो है वो है टेम्पररी प्रोविजन। टेम्पररी प्रोविजन मतलब इसको कभी भी हटाया जा सकता है, इसको कभी भी रिमूव किया जा सकता है। अब इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है वो समझेंगे। इसको रिमूव कौन कर सकता है? इसको रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट कभी भी अगर चाहे तो इस आर्टिकल 370 को क्या किया कर सकता है? रिमूव कर सकता है। कैसे? एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए, एक पब्लिक ऑर्डर के जरिए। यानी प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा, लेकिन ऑर्डर के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लानी पड़ेगी। कैसे लानी पड़ेगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लानी पड़ेगी। लेकिन क्या होता है 1956 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के बन जाता है, जो मैंने अभी बोला 1956 में क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के। लेकिन क्या होता है 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के बनाया, इसको क्या किया जाता है? इसको डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन अब मुझे यहाँ पे समझाए, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि रिमूवल किसका? रिमूवल आर्टिकल 370 का रिमूवल इस पार्ट में दिया गया है कि आर्टिकल 370 जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। कौन रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट को किसकी परमिशन चाहिए? प्रेसिडेंट को चाहिए परमिशन कॉन्स्टिट्यूएंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो थी ही नहीं। ठीक, गॉट इट। आगे जाएंगे। अब आर्टिकल 35A को समझेंगे। आर्टिकल 35A जो है वो सिंपली कब इनकॉर्पोरेट किया जाता है? वो 1954 में जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है लाया जाता, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया जाता है। कौन सा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया जाता है? जो मैंने अभी बोला, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जे.एंड.के ऑर्डर 1954। ठीक है ना। अब यहाँ पे 35A में क्या किया जाता है? राइट्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स, यानी परमानेंट रेजिडेंट्स को अलग से डिफाइन किया जाता है कि कौन सा परमानेंट रेजिडेंट कौन है। परमानेंट रेजिडेंट के लिए 3 कंडीशन। एक तो वो जो 1954 से पहले जे.एंड.के का रेजिडेंट हो। साथ ही साथ जो 10 साल बराबर कहाँ पे जे.एंड.के में जिसने 10 साल गुजारे हैं कहाँ पे? जे.एंड.के में, तो वो रेजिडेंट होगा। ठीक है ना। देखो, और साथ ही साथ अब ये रेजिडेंट होते हैं ना, जो जे.एंड.के के रेजिडेंट होते, इनके लिए एक अलग राइट थी। अलग राइट ये थी कि बाहर का कोई यहाँ नहीं आ सकता था। किसके लिए? बाहर का कोई भी यहाँ नहीं आ सकता था और लैंड खरीद सकता। यानी लैंड राइट जो थी वो सिर्फ स्पेशली किन के लिए थी? रेजिडेंट्स ऑफ जे.एंड.के के लिए। यानी बाहर स्टेट से कोई यहाँ नहीं आ सकता, फिर यहाँ पे लैंड जो है लैंड परचेज कर सकता था। तब इस एक्ट के तहत, कौन सा? आर्टिकल 35 के तहत। और साथ ही साथ अगर कोई वुमन चाहेगी कि मैं शादी करूं बाहर के स्टेट में, वो शादी तो कर सकती थी, लेकिन
प्रॉपर्टी राइट जो उसके थे वो खत्म किए जाते थे, वो सीज होते थे। यानी वो अपनी प्रॉपर्टी यहां से बाहर नहीं ले सकती थी, कहां पे बाकी स्टेट में जहां पे उसकी शादी होती थी। तो ये होता था, ये आर्टिकल 370 और 35A था, ठीक है ना। अब इस आर्टिकल 370 और 35A को क्या किया गया, स्क्रैप किया गया। कैसे? J&K ऑर्गेनाइजेशन आर्डर से। कैसे, मैं समझाऊंगा। अब देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो 5 अगस्त को, देखो 1954 को मैंने अभी बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू J&K ऑर्डर 1954 से क्या लाया गया, 35A लाया गया, यानी इससे आर्टिकल 35A लाएगा। लेकिन क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन फिर से प्रेसिडेंट ने, अब यहाँ पे पहले कौन थे, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लाया 35A को। अब रामनाथ कोविंद जब प्रेसिडेंट थे, कब, 2019 में, उसने क्या, उसने भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है, उसने भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू J&K ऑर्डर 2019। यह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जब लाया गया तो इस आर्टिकल के जरिए क्या हुआ गया, इस ऑर्डर के जरिए क्या हुआ, इस ऑर्डर के जरिए आर्टिकल 35A को क्या किया, इट सीज्ड टू एग्जिस्ट, यानी इसको क्या किया। अब आर्टिकल 35 जो पहले कहां पे था, J&K पे था, किस 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 ऑर्डर के तहत, किस ऑर्डर के तहत, किस ऑर्डर के तहत, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू J&K ऑर्डर 1954। अब इसी ऑर्डर को क्या किया जाता है, इसी ऑर्डर को जो है सीज किया जाता है। अब यही ऑर्डर जो है इसको स्क्रैप, यही आर्टिकल, यही ऑर्डर जो है इस आर्टिकल को स्क्रैप करता है। किस आर्टिकल को, 35 को। कौन सा ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, 2019 वाला। लाता कौन है, 1954 वाला। स्क्रैप कौन करता है इसको, 2019 वाला। ठीक है ना, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे होता है, मतलब ऐसे ना आर्टिकल 35A जो है इसको क्या किया, इसको सीज किया गया। अब इसमें क्या है, इसमें और एक कंडीशन रखी गई, आर्टिकल क्लास 4 जो है वो आर्टिकल 367 में ऐड किया गया। जब क्लास 4 आर्टिकल 367 में ऐड किया गया ना, तो वहां पे क्या किया गया, और वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको रिप्लेस किया एज लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पहले थी, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब कॉन्स्टिट्यूशन मेच्योर्ड असेंबली जो थी, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं होगी, अब होगी लेजिस्लेटिव असेंबली। कहां पे, J&K में। ठीक है ना, कब, 2019 के बाद, जब J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है लाया गया। देखो अब है J&K रिऑर्गेनाइजेशन। अब J&K रिऑर्गेनाइजेशन को हम अच्छे से जानेंगे। J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है बेसिकली। देखो J&K रिऑर्गेनाइजेशन वो एक्ट है जिसने J&K स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया, बाइफरकेट किया। किसमें, एक तो J&K में, J&K यूटी अलग, और 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 साथ ही साथ कौन सी यूटी, लद्दाख, लद्दाख यूटी अलग। यानी अब जो J&K स्टेट जो पहले क्या था, J&K स्टेट था, अब इसको क्या किया, इसको बाइफरकेट किया गया, इसको डिवाइड किया गया, यूटी ऑफ J&K एंड यूटी ऑफ लद्दाख। यानी अब दो यूटीज, यूटी ऑफ J&K एंड यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब दो यूनियन टेरिटरीज में इसको डिवाइड किया गया। अब रीजनस क्या बोलेंगे, रीजनस ये बोलेंगे कि रीजनल एस्पिरेशन लद्दाख, लद्दाख के लोग चाहते थे कि हमें क्या, हमें यूटी मिले, यानी हमें स्टेटस कौन सा मिले, यूटी का स्टेटस। अब J&K के लिए क्या रीजन दिया, J&K के लिए रीजन ये दिया गया कि इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से J&K जो है, J&K स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया गया। अब लद्दाख के लिए रीजनल एस्पिरेशंस की वजह, यानी वहां के लोग चाहते थे कि यहाँ पे यूटी बनी, तो इसीलिए यूटी जो है बनाया गया। वहां पे लद्दाख, लद्दाख जो था, जो कि स्टेट था पहले, उसको क्या किया गया, इसको यूटी में कन्वर्ट किया गया। ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। देखो होता क्या है, होता क्या है, कैसे ये J&K ऑर्गेनाइजेशन एक्ट अब लाया गया। 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को J&K ऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 जो है पास होती है राज्यसभा में। राज्यसभा में इसको कौन पास करता है, अमित शाह इसको पास करता है। मैं क्या कह रहा हूं, J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पहले कहां पे पास हुआ, राज्यसभा में। कब, 5 अगस्त 2019 को। अब कितने, 125 वोटर्स जो है वो इसके फेवर में जाते हैं, और 61 जो होते हैं वो इसके अगेंस्ट में जाते हैं। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, 6 अगस्त 2019 को क्या किया जाता है, इसको लोकसभा में पास किया जाता है। पहले कहां किया, 5 अगस्त को राज्यसभा में। किसने किया, अमित शाह ने। ठीक है। अब 6 अगस्त 2019 को इसको लोकसभा में पास किया जाता है। अब कितने फेवर्स करते हैं, 370 फेवर्स करते हैं, और अगेंस्ट
70 होते हैं, ठीक है ना। अब फिर क्या होता है, फिर 9 अगस्त, एग्जैक्ट 9 अगस्त को क्या होता है, प्रेसिडेंट का एसेट मिल जाता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये लॉ था ये क्या बन जाता है, ये एक्ट बन जाता है। और फाइनली जो है 31 अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर 2019 से क्या आता है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आता है अप्लाई होता है, कहाँ पे, J&K स्टेट, ठीक। अब ये जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जो कब से स्टार्ट हुआ, 5 अगस्त को राज्यसभा में, फिर 6 अगस्त को लोकसभा में पास किया जाता है, फिर 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का एसेट मिलता है, फिर 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया जाता है, ये एक्ट जो है कमेंट इफेक्ट यानी एप्लीकेबल होता है किस पे, J&K पे, ठीक है ना। अब ये एक्ट हम अच्छे से जानेंगे। देखो ये एक्ट जब हम पढ़ेंगे, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इससे हम देखेंगे क्या क्या चेंज लाई गई पूरे J&K में, ठीक है ना। अब देखो ये जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें टोटल 14 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स हैं, 14 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है, 14 पार्ट। इसमें टोटल कितने पार्ट्स है, 14 पार्ट्स है। 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स। अब ये 14 पार्ट्स हैं, इनको हम अच्छे से जान लेंगे। 103 सेक्शंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे और 5 शेड्यूल्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब पार्ट 1 पढ़ते हैं। टोटल कितने पार्ट्स है, 14 पार्ट्स। अब पार्ट 1 पढ़ते हैं। देखो पार्ट 1 क्या होता है। पार्ट 1 जो है यहाँ पे वो है प्रिलिमिनरी। पार्ट 1 जो है वो है प्रिलिमिनरी। उसमें क्या है, उसमें सेक्शन 1 और 2 को रखा गया, यानी 1 to 2 सेक्शन किस में रखा गया, प्रिलिमिनरी में 1 to 2 जो है सेक्शन रखी गई। अब कौन कौन सी सेक्शन 1 to 2 किस में रखी गई, प्रिलिमिनरी पार्ट फर्स्ट में, ठीक है ना। देखो सेक्शन फर्स्ट क्या कहती है, सेक्शन फर्स्ट कहती है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यानी ये क्या कहता है कि ये इस एक्ट को बोला जाएगा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कौन सा एक्ट, जो लाया गया 2019 में, कब कब आया, 31 अक्टूबर 2019 में। सेक्शन फर्स्ट बोलता है कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कहा जाएगा, ठीक है ना। अब सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो क्या करता है, वो डिफिनेशंस रिगार्डिंग, यानी यहाँ पे ये बहुत चीज को डिफाइन करता है। देखो फॉर एग्जांपल लेफ्टिनेंट गवर्नर को डिफाइन किया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी होगा। यानी अब एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी कौन होगा, लद्दाख के लिए तो अलग एडमिनिस्ट्रेटर होगा, J&K यूटी के लिए अलग होगा, लेकिन वो कौन होगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी होगा। और इसको अपॉइंट कौन करेगा, इसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करेगा कौन, प्रेसिडेंट करेगा अंडर आर्टिकल 239। तो पार्ट 1 में क्या है, 2 सेक्शन है। पार्ट 1 जो क्या है, प्रिलिमिनरी है, इसमें 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन क्या है कि इस एक्ट को J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोला जाएगा, और सेक्शन 2 जो है वो डिफिनेशंस के साथ वाबस्ता रखता है। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी होगा, और इसको अपॉइंट करेगा कौन, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239, राइट। अब साथ ही साथ इसमें SC और ST को डिफाइन, SC और ST जो होगा वो 341 जो है हमारी 341 जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पे जैसे शेड्यूल कास्ट को डिफाइन किया गया, बिल्कुल यहाँ पे भी शेड्यूल कास्ट वही रहेंगे। वहां पे एज पर आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब्स को जैसे वहां पे डिफाइन किया गया शेड्यूल ट्राइब्स, वैसे यहाँ पे भी होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपने पार्ट फर्स्ट को समझा है, अब पार्ट सेकंड की ओर बढ़ते हैं, पार्ट सेकंड जान लेते हैं, ठीक है ना। अब पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। देखो पार्ट सेकंड जो होती है उसमें सेक्शन होगी 3 to 7। कितनी सेक्शंस होगी, 3 से लेके 7 तक, किसमें, पार्ट 2 में। अब सेक्शन 3 जो आती है, सेक्शन 3 सिंपली बताती है कि फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, यानी फॉर्मेशन जो यूटी ऑफ लद्दाख होगी वो विदाउट लेजिस्लेचर होगी, यानी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी इसमें लेजिस्लेचर नहीं होगा। यूटी जो लद्दाख की होगी वो विदाउट लेजिस्लेचर होगी। वो कौन बताती है, सेक्शन 3 बताती है, कौन सी, पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड जो होता है ना, पार्ट सेकंड होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ J&K। पार्ट 1 क्या था, प्रिलिमिनरी, उसमें क्या थे सेक्शन 1 to 2। अब पार्ट 2 क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, इसमें क्या है सेक्शन 3 to 7। सेक्शन 3 क्या कहती है, सेक्शन 3 कहती है कि यूटी ऑफ लद्दाख जो होगी वो विदाउट लेजिस्लेचर होगी, यानी यूटी ऑफ लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं होगा, ठीक है ना। अब सेक्शन 4 क्या बताती है, सेक्शन 4 बताती है, सेक्शन 4 हमें बताती है कि यूटी ऑफ J&K विद लेजिस्लेचर होगा, यानी J&K में लेजिस्लेचर होगा, लेकिन ये जो लेजिस्लेचर होगा ये यूनिकैमरल होगा। क्या होगा, यूनिकैमरल। देखो पहले बाई कैमरल, पहले होता था J&K जो स्टेट था ये बाई कैमरल था। बाई कैमरल मींस यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था। अब यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, कब,
जब J&K रिऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ पे तो यहाँ लेजिस्लेचर तो होगा, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, यानी यूनिकैमरल होगा, एक ही हाउस होंगे, दो हाउस नहीं होंगे। किसमें 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 यूटी ऑफ J&K एज पर व्हाट सेक्शन, एज पर सेक्शन 4। सेक्शन 3 क्या बताता है, फॉर्मेशन जो होगी किसकी, यूटी ऑफ लद्दाख की, वो विदाउट लेजिस्लेचर होगी। और सेक्शन 4 जो बताया फॉर्मेशन जो होगी यूटी किसकी, फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ J&K, वो होगा विद लेजिस्लेचर, वो भी हो गया यूनियन कैमरा। गॉट इट? ठीक। आगे जाएंगे सेक्शन 5 पढ़ेंगे, सेक्शन 5 पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। देखो सेक्शन 5 क्या बताता है, सेक्शन 5 बताता है कि गवर्नर जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स का था वो अब कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगा। यानी अब क्या है, पहले J&K था, अब ये यूटी ऑफ J&K बन गया और यूटी ऑफ लद्दाख बन गया। अब इनके लिए क्या गया, सेक्शन 5 में लिखा गया कि पहले जो गवर्नर था ये अब कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी दोनों का गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएगा। किसके हिसाब से, J&K रिऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के हिसाब से। लेकिन मुझे आप बोलिए अभी क्या, अभी अलग है ना। अभी अगर J&K की बात करेंगे तो मनोज सिन्हा है, यूटी की बात करेंगे तो मनोज सिन्हा है, लद्दाख में भी अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जेके में भी लेफ्टिनेंट अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेकिन सेक्शन 5 किसकी बात कर रहा है, सेक्शन 5 कर रहा है बात जब J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो लाया गया उस वक्त एक ही गवर्नर था, अब यही गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएगा, लेकिन दोनों यूटीज का, उसके उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, गॉट इट। आगे जाएंगे। अब है सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या है, वो है अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 12 शेड्यूल है। कितने हैं, टोटल 12 शेड्यूल है। ठीक है ना। लेकिन सेक्शन 6 जो बात करता है ये कहता है अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडिया का है, वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हुआ, J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। लेकिन कौन सा सेक्शन ये डिफाइन कर रही है, ये सेक्शन 6 में कहा जाता है सेक्शन 6 अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मुझे समझा, देखो फर्स्ट शेड्यूल कैसे चेंज हुआ, फर्स्ट शेड्यूल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसका फर्स्ट शेड्यूल कैसे चेंज हुआ। देखो होता क्या, फर्स्ट शेड्यूल जो होता है ना वो वहां पे डिफाइन होते हैं नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। मुझे बोल, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, वहां पे जो नाम रखा है ना, नाम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, मुझे बोलिए J&K अब J&K ऑर्गेनाइजेशन के बाद J&K अब स्टेट है नहीं है ना, J&K क्या है, यूटी है। तो मुझे वो वहां पे चेंजेस होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल चेंजेस होगी। ऐसे एंट्री 50 को डिलीट किया जाता है। देखो एंट्री 50 में क्या होता है, वहां पे J&K एज अ स्टेट था एंट्री 50 में, जब J&K स्टेट ही नहीं रहा तो एंट्री 15 को क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। और साथ ही साथ एंट्री 26 to 29, अब इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 29 है। जब 15 को क्या किया, डिलीट किया गया, मुझे बोलो 15 को डिलीट किया गया, फिर क्या होगा, 16 भी चेंज होगी, रिनंबर्ड होगी ना। क्यों होगी रिनंबर्ड, अब तो यहाँ पे जो है ये तो स्टेट ही नहीं रहा है, तो नंबरिंग भी अलग से होगी ना, जो नंबरिंग भी अलग से ही होगी। ठीक है ना। अब फिर क्या किया गया, अच्छा मुझे बोलो नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी भी है ना, अब J&K को 8 यूटी में रखा गया, यानी 8वीं यूटी जो है J&K होगी और 9वीं यूटी जो है वो होगी लद्दाख यूटी, एज पर जब अमेंडमेंट किया गया किसका, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें क्या किया गया, पहले ही J&K को जो कि किस पे था, जो कि 15 पोजीशन पे था, जो कि कहां पे था, 15 पोजीशन पे था, यानी 15 एंट्री जो थी वो डिलीट की गई। और साथ ही साथ जो बाकी 16 to 29 उसको क्या किया, उसको रिनंबर्ड किया गया। और साथ ही साथ J&K को किस में, यूटी में रखा गया, और लद्दाख को भी यूटी में रखा। लेकिन J&K को किस नंबर पे रखा गया, 8th नंबर पे रखा गया, लद्दाख को किस पे नंबर पे रखा गया, 9वें नंबर पे रखा गया। ठीक है ना, गॉट इट। ठीक है। अब आगे जाएंगे सेक्शन 7 जो है वो सेविंग पावर्स के बारे में बात कर रहा है। सेविंग पावर्स यानी यहाँ पे सेविंग पावर्स रखेंगे, यहाँ पे सेविंग पावर्स रखेंगे नहीं बल्कि रखे गए। सेविंग पावर्स जो है वो रखे गए किसके लिए, यूटी ऑफ J&K, यानी क्या यूटी ऑफ J&K के लिए सेविंग पावर्स भी रखे, बिल्कुल। फिर क्या, देखो सब कुछ हम जान लेंगे। देखो सेविंग पावर्स में क्या रखा गया, सेविंग पावर्स में ये रखा गया कि J&K यूटी जो है वो अगर चाहेगी वो जो है वो अपना अल्टर नाम भी कर सकती है। ठीक है। अब एरिया भी जो है वो भी क्या कर सकते हैं, एरिया भी चेंज कर सकते हैं।
और बाउंड्री भी चेंज कर सकते हैं। अब जे एंड के यूटी के लिए पावर रखा गया, यानी सेविंग पावर रखा गया, वो अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है, वो चेंज कर सकती है, क्या नाम भी चेंज कर सकती है, एरियाज भी जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ बाउंड्रीज भी चेंज कर सकती है। ये है सेविंग पावर्स ऑफ किसमें, सेविंग पावर्स ऑफ द स्टेट ऑफ, सेविंग पावर्स ऑफ द यूटी ऑफ जे.एंड.के, ठीक है ना। अब ये तो हमने पार्ट 2 पढ़ा, ये तो हमने पार्ट 2 पढ़ा। अगर आपको यहां से, ये तो पार्ट फर्स्ट में पढ़ा प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, उसके बाद पार्ट 2 जो होगा वो होगा रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ जे.एंड.के, वो क्या था, सेक्शन 3 टू सेक्शन 7। अब पार्ट 3 जो है ये है मेजर पार्ट, पार्ट 3 जो है ये है मेजर पार्ट, रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, ये 8 टू 57 है, यानी रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर जो है पार्ट 3 जो है ये है 8 टू 57। पहला पार्ट क्या था, प्रिलिमिनरी, दूसरा पार्ट क्या था, अच्छे से समझिए, दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट अभी मैंने बोला दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट था रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ जे.एंड.के। पार्ट 3 क्या है, रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, वो कहाँ है, वो है सेक्शन 8 टू सेक्शन 57। अब सेक्शन 8 टू सेक्शन 57 को हम अच्छे से जानेंगे। पहले सेक्शन 8 को जानेंगे हम, सेक्शन 8 क्या है। देखो सेक्शन 8 जो होता है, यहाँ पे अमेंडमेंट होता है फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अमेंडमेंट होता फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने अभी पढ़ा सेक्शन 6 में, आपने फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ना, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 8 में है फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फोर्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, उसमें भी चेंज लाई जा रही है। अब उसमें क्या चेंज लाई जा रही है, ये समझने वाली बात है। देखो मुझे बताए पार्ट 3 किससे, रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, ये रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन इसके साथ डील कर रहा है, इसके साथ वाबस्ता रखता है सेक्शन 8 टू 57। अब सेक्शन 8 क्या कहता है, वो कहता है कि अमेंडमेंट किसके रिगार्डिंग, जो फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको अमेंडमेंट किया गया, उसको अमेंडमेंट किया गया। क्यों अमेंडमेंट किया गया, देखो कैसे अमेंडमेंट किया। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर हम देखेंगे ना, फोर्थ शेड्यूल जो है वो डील करता है राज्यसभा से। अब मुझे बोलो वो कैसे करता है डील, वो डील करता है राज्यसभा से। तो फोर्थ शेड्यूल में जब अमेंडमेंट लाई गई ना, पहले एंट्री 21 को डिलीट किया गया, जैसे वहां पे एंट्री 15 को डिलीट किया गया ना फर्स्ट शेड्यूल में। एंट्री 15 में क्या था, जे.एंड.के एज अ स्टेट था एट 15th पोजीशन पे, तो वहां पे उसको डिलीट किया गया, ठीक है ना। फिर यूटी में क्या किया, जे.एंड.के को 8वें नंबर पे रखा गया और लद्दाख को कहाँ पे 9वें नंबर पे रखा गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 21st को चेंज किया जाता है। 21st को क्यों चेंज किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा में जे.एंड.के की जो सीट्स है ना, राज्यसभा में जो जे.एंड.के की सीट्स है ना, तो देखो एंट्री भी अब चेंज होगी ना, फोर्थ शेड्यूल करता है डील विद किससे, राज्यसभा में। तो इसके हिसाब से अब जे.एंड.के तो स्टेट नहीं है, जे.एंड.के क्या बन जाए, जे.एंड.के यूटी बन जाएगी। तो इसीलिए 21st जो है एंट्री को क्या किया जाता है, डिलीट किया जाता है। और रिनंबरिंग यहाँ पे भी हुई, वहां पे भी हुई। 16 तो वहां पे क्या हुई, वहां पे 16 क्या हुई, 16 to 29, यहाँ पे 22 to 31, यहाँ पे 22 to 31। अब फिर क्या किया जाता है, अब यहाँ पे एंट्री 21 अगर डिलीट की जाती है, जे.एंड.के को कहाँ रखा जाता है, जे.एंड.के को रखा जाता है 31 में। कहाँ पे रखा जाता है, 31 पोजीशन में। अब मुझे बोले लद्दाख को रखा जाता है, नहीं। क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि लद्दाख में तो लेजिस्लेचर है ही नहीं। लद्दाख में जब लेजिस्लेचर है ही नहीं तो राज्यसभा की सीट्स होगी ही नहीं, ठीक है ना। जहां जहां पे लेजिस्लेचर होगा तो राज्यसभा की सीट्स वहां से आएगी। यानी वो देखो जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है इसमें लेजिस्लेचर है तो राज्यसभा के लिए सीट्स होंगे, ठीक है ना। लेकिन लद्दाख में तो लेजिस्लेचर है ही नहीं, तो राज्यसभा के लिए सीट्स होंगे नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जम्मू एंड कश्मीर को किस पोजीशन पे रखा गया, 31st पोजीशन पे। पहले कहां पे था, 21 पे था, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे 21 पे एज अ स्टेट था, 31 पे क्या है, एज अ यूटी है, ठीक है ना। अब लद्दाख के लिए है कुछ नहीं, क्यों, लद्दाख के लिए इसलिए है कि लद्दाख जो है, लद्दाख में तो लेजिस्लेचर है ही नहीं, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है, ठीक है ना। गॉट इट। आगे जाएंगे। अब है एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। अब एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। देखो अब यहाँ पे क्या किया गया, सीट्स जो है एलोकेट किए गए, किन के लिए, सिटिंग मेंबर्स जो ऑलरेडी कहाँ पे, जो ऑलरेडी राज्यसभा में बैठे थे ना, इनको क्या, इनके लिए
एलोकेट किए गए सीट्स। देखो 4 सीट्स रखे गए यूटी ऑफ जे एंड के इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में 4 सीट्स होंगे किसकी, यूटी ऑफ जे एंड के, यानी यूटी ऑफ जे एंड के 4 सीट्स होंगे। आप मुझे बोलिए राज्यसभा में होगी क्या सीट्स ये लद्दाख की? नहीं होगी, क्योंकि लद्दाख के लिए तो लेजिस्लेचर है ही नहीं, तो लद्दाख के लिए कोई सीट नहीं होगी राज्यसभा में। फिर किसके लिए होगी, जे एंड के यूटी के लिए होगी। कितने सीट्स, 4 सीट्स होंगे, 4 सीट्स होंगे। अब साथ ही साथ नो चेंज इन द टर्म मेंबर्स इन द राज्यसभा, यानी अब चेंज भी नहीं किए। जो मेंबर्स ऑलरेडी थे ना, जो वहां पे मेंबर्स थे राज्यसभा में, जो मेंबर्स थे कहां से, यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर में, उनकी टर्म में भी चेंज नहीं होगा। जितनी उनकी टर्म थी उनकी टर्म जो है वो बरकरार वैसी ही रहेगी। ठीक है ना, ठीक है ना। ये कौन बताता है, ये हमें बताता है सेक्शन 9। सेक्शन 8 क्या बताता है, अमेंडमेंट हुआ 4th शेड्यूल, अमेंडमेंट हुआ 4th शेड्यूल, क्योंकि 4th शेड्यूल किसे वाबस्ता रखा है, राज्यसभा में। सेक्शन 9 जो है ना, ये भी वाबस्ता रखा है इससे राज्यसभा, यानी यहाँ पे क्या है, एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। यहाँ पे 4 सीट्स किसके लिए रखी गई, जे एंड के लिए। मुझे बोलो लद्दाख के लिए कोई सीट रखी गई, नहीं रखी, क्योंकि लद्दाख का कोई लेजिस्लेचर है ही नहीं। ठीक है ना, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 10। क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 10। सेक्शन 10 होता है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। देखो मैंने जब पार्ट 3 स्टार्ट किया तो मैंने बोला रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, यानी रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे, लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट वो क्या डील करता है, वो करता है डील 8 to 57। ठीक है ना। तो पहले मैंने 4th शेड्यूल बोला, फिर मैंने ये अमेंडमेंट हुआ 4th शेड्यूल का, फिर मैंने एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स, वो भी कहाँ पे, राज्यसभा में। अब रिप्रेजेंटेशन जो है सेक्शन 10 जो है, रिप्रेजेंटेशन किन की, रिप्रेजेंटेशन अब कहाँ पे, हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ पीपल होता है लोकसभा। क्या होता है, लोकसभा में। क्या क्या लोकसभा में, देखो यहाँ पे अब 5 सीट्स रखी गई जे के लिए, किसके लिए, जे के लिए, और 1 सीट जो है लद्दाख के लिए रखी गई। 1 सीट जो है वो किसके लिए रखी गई है, लद्दाख के लिए 1 सीट रखी गई है। लद्दाख के लिए 1 सीट रखी गई है। ठीक है ना, लद्दाख के लिए 1 सीट रखी गई है, और जे के लिए 5 सीट्स रखी गई है। कहाँ पे, हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल का होता है लोकसभा। मुझे बोलो राज्यसभा में लद्दाख के लिए कोई सीट रखी गई है, नहीं। जे के लिए कितनी रखी गई, 4। ठीक है ना। अब लोकसभा में जे के लिए कितनी रखी गई है, जे के लिए रखी गई कितने, 5। ठीक है, लद्दाख के लिए कितनी, 1। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। और साथ ही साथ क्या किया गया, सेक्शन 10 में तो रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल हमने समझा कि 5 रखी गई जे के यूटी के लिए और 1 रखी गई लद्दाख के लिए। और साथ ही साथ क्या हुआ, जो फर्स्ट शेड्यूल है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो फर्स्ट शेड्यूल है कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसको अमेंड किया गया, यानी उसको अमेंड किया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या होता है, ये वो एक्ट होता है जहां पे हमें क्या देखने को मिलता। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट किसके बारे में बात कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 4 चीज के बारे में बात कर रहा है। एक तो ये इलेक्टोरेट्स जो होते हैं ना, उनके बारे में, डेलिमिटेशन के बारे में, और साथ ही साथ ये वोटर्स के बारे में यानी बात करता है। अब इस पे तो आना नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये उतना कुछ खास नहीं है, इस पे हम ज्यादा नहीं जाएगा, बेहतर रहेगा कि आप ना ही समझो इसको। ठीक है ना। तो आगे जाते हैं, आगे हम देखते हैं सेक्शन 10, सेक्शन 11। अब सेक्शन 10 तो हमने जान लिया, सेक्शन 11 देखो। सेक्शन 11 क्या होता है, सेक्शन 11 जो होता है ना, वो होता है डिलिमिटेशन। अब डिलिमिटेशन किन की, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, यानी डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। अब डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की क्या होता है, देखो सेक्शन 11 जो होता है वो डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहा है। मैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं कर रहा हूँ, डिलिमिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं कर रहा हूँ, जे के लेजिस्लेटिव की, मैं यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहा हूँ। देखो पहले तो आपने अभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में ये जाना है कि लोकसभा में जे के लिए कितनी रखी गई, 5 सीट्स रखी गई। लोकसभा में यूटी ऑफ लद्दाख के लिए कितनी रखी गई 1 सीट्स। अब इस सेक्शन के जरिए जो है डिलिमिटेट कर सकते हैं, यानी सीट जो है वो बढ़ाई जा सकती है, यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बढ़ाई जा सकती है और उसको कम भी किया जा सकता है। किस सेक्शन के जरिए, एज पर सेक्शन 11, यानी सेक्शन 11 जो है उसमें क्या, इसमें रखा गया सिंपली कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑर्डर 1976 को क्या किया जाता है, उसको अमेंड किया जाता है। क्या किया जाता है, उसको अमेंड किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पहले जो सीट्स थी किसकी, जे एंड के की, कहाँ पे,
पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको क्या किया जाता है, उनको डिलिमिट किया जाता है। अब जो है अब JNK के लिए 5 सीट्स रखी गई और साथ ही साथ लोकसभा ये लद्दाख के लिए 1 सीट रखी गई। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें क्या किया, डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन कमीशन जो होगा वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्शन, वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ फॉर यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख। यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्शन किन के लिए, फॉर द यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख। ठीक है ना, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। अब यहाँ पे जो सेक्शन है सेक्शन 12 किसके बारे में बात करती है, प्रोविजन एज टू सिटिंग मेंबर्स। अब सिटिंग प्रोविजन किन के लिए, सिटिंग मेंबर्स जहाँ वो मेंबर्स जो कहाँ पे थे, जो ऑलरेडी बैठे थे कहाँ पे, लोकसभा में, जो ऑलरेडी बैठे थे ना लोकसभा में जो मेंबर्स, तब JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले उनकी टर्म क्या रहेगी, वो अनअल्टर्ड रहेगी, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगी। नाउ अब क्या होगा, वो पहले मेंबर थे किसके, स्टेट के, अब वो क्या बन जाएंगे, यूटी ऑफ JNK। वो क्या पहले थे मेंबर स्टेट ऑफ JNK, अब क्या यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख के। ठीक है ना, ठीक है ना। कहाँ पे, लोकसभा की बात हो रही, कहाँ किसकी बात हो रही, लोकसभा की बात हो रही। अब सेक्शन 13 को आते हैं। सेक्शन 13 में क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सेक्शन 13 क्या कहता है, सेक्शन 13 कहता है कि जो भी प्रोविजंस किस में है, 239A में, वो एप्लीकेबल होंगे यूटी ऑफ JNK पे। किस पे एप्लीकेबल होंगे, यूटी ऑफ JNK पे। सुनो मेरी बात, जो भी प्रोविजन किसमें, 239 जो थी ना, 239A, ये बनाया गया था किसके लिए, पुडुचेरी के लिए। किसके लिए, पुडुचेरी के लिए, यानी इसमें प्रोविजंस अलग से रखी गई पुडुचेरी यूटी के लिए। अब जो पुडुचेरी के लिए जो प्रोविजंस रखे गए थे ना, वही प्रोविजंस अब किसके लिए होंगे, वही अब यूटी ऑफ JNK, क्योंकि यूटी ऑफ JNK जो होगी वो किस पे होगी, अब जो प्रोविजंस 239A में एप्लीकेबल थे यूटी ऑफ पुडुचेरी, वो होंगे अब एप्लीकेबल यूटी ऑफ JNK। वही मेरा, यानी आर्टिकल 239A जो होगा वो अब एप्लीकेबल होगा JNK पे। आर्टिकल 239A जो होगा वो एप्लीकेबल होगा JNK, जो इससे पहले कहाँ पे एप्लीकेबल था, यूटी ऑफ पुडुचेरी। यानी जो पुडुचेरी जो मॉडल होगा ना, बिल्कुल सेम होगा JNK, जो पुडुचेरी में होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है ना, गॉट इट। अब है सेक्शन 14। सेक्शन 14 पढ़ते हैं, फिर इसको आज ही खत्म कर देते हैं और नए पार्ट में जो रिमेनिंग सेक्शन है वो नए पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन सेक्शन जो है सेक्शन 14 हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो सेक्शन 14 क्या कहता है। सेक्शन 14 आपका कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर JNK, यानी JNK की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, इसकी कंपोजिशन। पहला क्या बोलता है, पहला पॉइंट ये बोलता है कि LG होगा एज पर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने पहले ही बोला कि 239 से लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट, एज पर आर्टिकल 239। देखो यहाँ पे 239A नहीं है, 239A जो होता है वो किसके बारे में बात कर रहा था, वो पुडुचेरी की बात कर रहा था। यानी जो प्रोविजन किसके थे, पुडुचेरी पे अप्लाई हो रहे थे, वही अब किस पे होंगे, वही अब JNK पे होंगे। कौन, सेक्शन 13 की बात हम करें। लेकिन सेक्शन 14 में कह रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली किसकी, JNK। लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे यूटी ऑफ लद्दाख की नहीं, क्योंकि यूटी वहां पे तो लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, तो इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो JNK उसकी बात कर रहा है। पहले क्या बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, वो होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी JNK वो होगी यूनिकैमरल, बाई कैमरल नहीं होगी। साथ ही साथ क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 114। देखो अगर आप देखो डिलिमिटेशन हो गई, रिसेंटली डिलिमिटेशन हो गई, तो उससे जो सीट्स जो है ना वो बढ़ गई JNK में। वो कितने हो गई अब, वो हो गई अब 114। अब 90 सीट्स जो थी, 90 सीट्स यहाँ पे 90 सीट्स में 47 कश्मीर के हैं। ठीक है ना, 90 सीट्स में क्या है, 90 सीट्स की अगर हम बात करेंगे ना, 90 सीट्स में टोटल है, 90 सीट्स में 47 कश्मीर के हैं, जम्मू के 43 है, यानी इंक्रीज हुआ 83 से 90। यानी पहले 83 सीट्स थे, अब कितना इंक्रीज हुआ, अब 90 हुआ। अब इस 90 में 47 जो है किसके, कश्मीर के हैं, और 43 किसके, जम्मू के हैं। ठीक है ना। अब जब रिसेंटली जो ऐड हुए ना 7 सीट्स में जम्मू के लिए रखे गए 6, कितने रखे गए, 6 जम्मू के लिए, और एक जो है वो कश्मीर के लिए रखी गई थी। ठीक है ना। और साथ ही साथ 24 किसके लिए, 24 जो है वो है
POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अभी इंडिया का मानना यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जो पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो हमारा है, तो हमने उनके लिए जो है 24 सीट्स रखी है। जब वो हम वापस लेंगे, किसी पाकिस्तान से वापस लेंगे, तो फिर वहां पे इलेक्शन होगा और ये 24 सीट जो है उनके लिए है। ठीक है ना, गॉट इट। अब 9 सीट्स यहाँ पे उन्होंने रखी है, 9 सीट्स रखी है शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब शेड्यूल ट्राइब यानी जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए 3, और 7 सीटें जो है वो रखेंगे शेड्यूल कास्ट्स, वो रखी है शेड्यूल, जी हाँ। 9 सीट जो है वो है कहाँ, किसके लिए, वो है शेड्यूल कास्ट्स के लिए, और 7 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रखी गई। अब ये जो टॉपिक है इसको हम आज ही खत्म कर देते हैं। यहाँ पे अगला जो टॉपिक होगा वो होगा इसी पे पार्ट 2 पे, वहां पे हम हर एक सेक्शन को अच्छे से समझाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि ये लेक्चर जो है हर एक तक पहुंचे। ठीक है ना।